आज के बदलते इस दौर में बचपन कहीं खोता सा जा रहा है। बच्चों पर काम का इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, होमवर्क का इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो खेलने कूदने की उम्र में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे कई बार तो डिप्रेशन का शिकार तक हो जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे खोते हुए बचपन पे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर राकेश कुमार, जो एक साइकियाट्रिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, आपने देखा होगा कि इस बढ़ते हुए युग में ना बच्चों पर प्रेशर डाला जाता है। वो प्रेशर मेंटल प्रेशर होता है और जो पेरेंट्स की तरफ से डाला जाता है। तो आप बताइए कि उसमें गलती पेरेंट्स की है या प्रशासन की है या फिर खुद बच्चों की है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बचपन के हमारे जीवन की मैं कहता हूँ कि एक बीज की जब बीज पौधा बनता है तो उसकी असली जो वास्तविकता होती है वो बीज से होती है, और जो हमारा बचपन है वही बीज है। जब हम बीज के साथ उसको अंकुरित करते हैं, धीरे धीरे पेड़ हम बनाते हैं, फिर वो पेड़ फल भी देता है, फूल भी देता है और बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान भी करता है। समस्या ये है कि बचपन का मतलब क्या है, हम बचपन को समझते क्या है। हमें बचपन को सिर्फ यही मतलब अभी तक समझाया जाता है, या हम समझते हैं कि एक व्यक्ति, एक जीव, एक आत्मा जन्म लेती है, फिर धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वो माँ की लोरियाँ सुनता है, वो पिता की बाहों में छुपता है, और वो छुपते छुपाते वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है, और फिर वही कहानी वो अपने बच्चों के साथ करता है। हम उसी को बचपन कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं महर्षि के शब्दों में कहूँ, या बड़े बड़े जो हमारे देश के संत कवियों हुए उनके शब्दों में कहूँ, तो बचपन का इतना ही मतलब नहीं है। बचपन का मतलब है वो आँखों की हिठोलियों से, बातों की मुस्कान से, वो टूटे हुए दांत से, वो होठों की सिसकती मुस्कान से जब कोई आवाज़ दे तो हम कहते हैं कि वो बचपन है। लेकिन अब वो बचपन की वो ठिठोलियाँ, हंसी और जिसकी आप बात करती हैं बोझ की, वो बहुत पहले ख़त्म हो गया है। और उसका जो असली एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा आजकल के जो 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे हैं, आप अगर उनकी पूरी जीवन को देखें तो उनकी पूरी जो 2 साल, 4 साल, 5 साल का विकास है वो सिर्फ एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। आप कार्टून दिखाइए, मोबाइल दे दीजिए, बस बचपन आपका वही सिमट जाता है। मेरा मानना ये है कि बचपन को जब तक आप बचपन नहीं बनने देंगे, वो पौधा बड़ा हो ही नहीं पाएगा, और जब पौधा बड़ा नहीं होगा तो फिर आपके जीवन में कुछ हासिल होगा नहीं। और जहाँ तक बोझ की हम बात करते हैं, आजकल चाइल्ड के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों के रिसर्च भी हैं। जो मेरा रिसर्च कहता है या जो मैंने अनुभव किया है बचपन को, जैसे आपने कहा कि पेड़ों पे चढ़ जाना, पेड़ों से उतर जाना, वो बहुत पुरानी बातें हो गई। अब बचपन भी नए टेक्नोलॉजी के साथ जीना चाहता है, और उस नए टेक्नोलॉजी के साथ जीने में वो अपना कल और परसों की जो परछाई है वो बात उसके पीछे छोड़ दिया है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि बचपन अब सिकुड़ गया है। जब बीज सिकुड़ेगा तो उसके जो पौधे बनेंगे ना, उसके अंदर फल फूल जो लगेगा ना, वो भी संकीर्ण ही लगेगा। जैसे कि आपने कोई घर में पौधा लगाया, उसकी सही तरह से देखभाल आप नहीं करेंगे, एक दिन वो ख़त्म सा हो जाएगा, एक दिन उसके अंदर पतझड़ बन जाएगा, एक दिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान बंद हो जाएगा। अब ठीक वही हमारे बचपन के साथ भी हो रहा है। हो क्या रहा है कि माँ बाप तो बच्चे को अच्छा ही परवरिश देना चाहते हैं, उसी के नतीजा ये हो रहा है कि कॉन्वेंट स्कूलों का निर्माण हुआ, बच्चों को एक सोसाइटी के अंदर सिकुड़ना हुआ, सोसाइटी के बाद वो एक फ्लैट में सिकुड़ने लगे हैं, फ्लैट के बाद रूम के अंदर सिकुड़ने लगे हैं, और उनकी ऊपर इतना सिकुड़न हो गई है, इतना कन्वर्जेटेड उनकी पॉइंट हो गया है लाइफ का, कि बचपन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब बचपन को जब तक आप खिलखिलाने नहीं देंगे, वो बचपन तो रहा ही नहीं, और जब बचपन रहा ही नहीं तो फिर आप बचपन को लेंगे कैसे? मुझे लगता है कि वक्त आ गया है हम सब गार्जियन को, हम सब माँ बाप को, हम सब भाई बहनों को ये सोचने का, ये समझने का कि हमने बचपन के साथ क्या अनर्थ किया है और उनकी कितनी बचपनों को हमने मार दिया है। और जब तक इस भारत में इसके ऊपर बात नहीं होगी, ये भारत नौजवान तो होगा लेकिन इसके अंदर फल नहीं होगा, इसके अंदर फूल नहीं होगा। तो बचपन की जो आपने होमवर्क की बात की, होमवर्क तो बहुत बात की बात है। होमवर्क तो आपकी एक जीवन की पाठशाला की तरह स्टार्ट होता है। असली होमवर्क तो आपकी बचपन में ही मार दी जाती है,
जब आपको मौका ही नहीं मिलता है खिलने का, तो फूल जब खिलेगा ही नहीं तो सिकुड़ेगा, मुरझाएगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे देखा होगा कि जब एजुकेशन जो सिस्टम था, उसमें एजुकेशन बच्चों को स्लेट पे कराई जाती थी, स्लेट और चौक का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे बच्चा लिखता था और अपनी गलतियां सुधारने के लिए उसको मिटा दिया करता था और फिर से लिखा करता था। लेकिन आज के इस दौर में हमारी जो पढ़ाई होती है, छोटा बच्चा हो, यूकेजी का हो या फर्स्ट का हो, सबसे छोटे बच्चे को भी कॉपी और पेन पे कराया जाता है। तो वो जो कॉपी पेन पे जब कराया जाता है तो बच्चा काटा पीटी करता है, जिससे मुझे लगता है कि कागज़ का भी काफ़ी वेस्ट हुआ जाता है। क्योंकि आपको देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है ना, उनको शब्दों का ज्ञान बेहद कम होता है। तो और सबसे बड़ी बात, सिलेबस का बोझ भी कुछ ज़्यादा होता जा रहा है। बुक्स का बर्डन बच्चों पर इतना हो कि वो बैग्स को लाद कर अपने स्कूल के लिए जाते हैं, तो और उनकी हड्डियों में ना इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उस इतना 8-8 किलो के बैग को उठा सकें। तो आपको नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा जो चल रहा है, उस एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, या एजुकेशन सिस्टम वो सही है या गलत है? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप आधुनिकता को अपने जीवन में प्रवेश कराते हैं, जिसको हम ओपन माइंडेड या नैरो माइंडेड से हटके हम जिस श्रेणी की बात करते हैं, जिसको हम आज के डेट में एक नया नाम देते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, राइट। जब आप न्यूक्लियर फैमिली को आप परिभाषित करेंगे अपने जीवन में, तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत पॉइंटली उसमें समझना पड़ेगा। जिसको आपने होमवर्क की बात की, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पैदा होते ही आइंस्टीन और बिल गेट्स की जीवन जिए, पहली बात। दूसरी बात, आप ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें उस व्यक्ति से करने जा रहे हैं जिसने अभी फल की परिकल्पना तो छोड़िए, अभी फूल भी नहीं बना है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले शायद था कि नहीं था, मैं नहीं जानता हूँ। जो मैंने महसूस किया है कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, मैं अपनी जीवन की बात करूँ तो शायद मुझे लगता है कि मैं 7वीं 8वीं क्लास तक तो शायद मैंने किताब न स्लेट कभी देखा ही नहीं। हमारी जो पढ़ाई होती थी वो सिर्फ एक अध्यापक सामने खड़ा होता था और अध्यापक सिर्फ बोलता था, हम उसको सुनते थे और हम उसको श्रवण करके और फिर उसको सीखते थे। वो पद्धति बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। जब वो ख़त्म हुई तो उसका एक नया प्रचलन हुआ स्लेट, पेंसिल और बाकी चीज़ों पे। उसका भी ज़माना चला गया। अब ज़माना आ गया कलम पेन का, वो भी ज़माना जाता रहा। अब ज़माना आ गया है मोबाइल्स के ऊपर। अब बच्चे मोबाइल्स के ऊपर कोडिंग करते हैं और नाना प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर मानसिक विकास की बात आती है, जिसको हम डेवलपमेंट करते हैं, वो डेवलपमेंट की तो पद्धति ख़त्म हो गई है भारत में। इसलिए मैं बार बार सरकारों से भी कहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे अगर कहीं सुधार की ज़रूरत है तो आपको प्राइमरी एजुकेशन पे सुधार की ज़रूरत है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल लेवल पे आपको सुधार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक एक पौधा ठीक से बड़ा नहीं होगा, आप उसकी कितना भी व्यवस्थित कर लें, अब वो व्यवस्थित नहीं हो सकता। आपने बच्चे को डेवलपमेंट करने का मौका तो दिया नहीं, और उल्टी आपने 8वीं 9वीं क्लास में जाते जाते इतना कुछ ना उसके दिमाग में भर देते हैं कि नहीं, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे अमेरिका पढ़ने जाना है, तुझे न्यूजीलैंड पढ़ने जाना है। तो वो धीरे धीरे बौद्धिक विकास हुआ नहीं, आपने उसके ऊपर और बोझ डाल दिया, तो धीरे धीरे विस्फोट होना शुरू होता है, जो आजकल के जनरेशन्स में हो रहा है। 13 साल के बच्चा एक को चाकू मार देता है, 14 साल का बच्चा सुसाइड कर लेता है, 17 साल का बच्चा किसी का मर्डर कर देता है। ये उसकी फ्रस्ट्रेशंस है, क्योंकि आपने उसको अच्छा बुरा तो सिखाया ही नहीं है, उसको मौका ही नहीं दिया है फूल बनने का, और आप उसी के ऊपर फल लाद रहे हो। तो फल जब लादोगे तो फूल जो है ख़त्म होना शुरू होगा। इसलिए भारत की जो सर्वे है, आप पूरी जितनी भी सर्वे एजेंसी चाइल्ड के ऊपर काम करती है, उन सबका एक ही जोर है, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। मुझे लगता है बचपन में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बचपन में सिखाने की ज़रूरत है। बस इतना सा ही बेसिक प्रॉब्लम हो रही है। हम उसको पढ़ा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसको सिखाओ। जब वो सीखेगा तो पढ़ लेगा। ठीक उल्टा काम हो रहा है, पहले हम उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाद में सिखाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात की। तो पहले जब होता था तो दादी और नानियों से बच्चे कहानियाँ सुना करते थे, जिनकी कहानियाँ सुन के दादी नानी इतने किस्से सुनाया करती थी कि आधे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में तो दादी नानी सारी एजुकेशन दे दिया करते थे। सारे तीर्थ स्थलों के बारे में, सारे तीर्थ के बारे में, सारे भगवानों के बारे में नॉलेज देना दादी नानी का काम हुआ करता था, जिससे बच्चे को सही और गलत का फ़र्क पता रखता था। कहते हैं ना कि बुज़ुर्गों को तजुर्बा होता है, तो वो अपने तजुर्बे के हिसाब से बच्चों को बताया करते थे। लेकिन आजकल के टाइम में दादी और नानियों का शायद बिल्कुल नाम मात्र का ही हो चुका है कि बच्चे साथ में रहते हैं। रोल ही नहीं है उनका ना,
बिल्कुल, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे रहना मतलब लोग पेरेंट्स बिलीव करते हैं क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। तो इनकी कितनी बड़ी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है कि बच्चे दादी और नानी के पास रहने चाहिए, दादा दादी के पास रहने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं न्यूक्लियर फैमिली का विरोध नहीं करता हूँ। मैं विरोध, मुझे सिर्फ एक सिस्टम से विरोध है। मैं कहता हूँ हमारे माँ बाप के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे अलग अलग हैं, संपन्न हैं, कोई बात नहीं। समस्या तब उत्पन्न हो रही है कि उनके चारों के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं है। और कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? आप, मेरा भाई एक अमेरिका में रह रहा है, एक भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, वो कहता है मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, 3 महीना बाद तो फ़ोन करता है। ठीक, अब जब वो 3 महीना बाद फ़ोन करेगा तो मेरे से क्या कम्युनिकेट करेगा वो? राइट? ठीक बच्चों के साथ हो रहा है। आप अपने माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में जमा कर देते हो, गांव में ले जाके फेंक देते हो, एक रूम में ले जाके उनके जीवन को समाप्त कर देते हो। तो वो जब बच्चा जो बचपन से जन्म ले रहा है, उसने तो दादा दादी का सिर्फ नाम सुना है, और कम्युनिकेट कितनी देर हो रहा है? महीने में शायद आप उनको एक ट्रैवलर की तरह लेके जा रहे हो, आप दादा दादी के पास छोड़ते हो, 1 घंटा वो मिलता जुलता है, फिर चला आता है। उसकी अगर इच्छा भी कर रही है कि मुझे दादा दादी के पास जाना है, तो माँ बाप के पास समय नहीं है। और माँ बाप इतने बेहतर, मैं कहूँगा, उसको मैं बेहतर कहूँगा कि वो इतने बेहतर अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं कि उनको माँ बाप की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। तो समस्या वहाँ पर हो रहा है। अब आपने न्यूक्लियर के नाम पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, साथ में उस छोटे से बच्चे का भी जीवन को बेड़ा गर्क करते हैं। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि न्यूक्लियर के नाम पर, ओपन के नाम पर, माइंडेड के नाम पर, बाकी चीज़ों के नाम पर ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल धाराशायी हो जाती है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि बचपन तो छोड़ दीजिए, बचपन की मुस्कुराहट के भी छोड़ दीजिए, न बच्चा कुछ बन पा रहा है और न सीख पा रहा है। बस वो अपना खो ही रहा है, बचपना खो रहा है, जवानी खो रहा है, अपने बुढ़ापे की कदम बढ़ाता है, और फिर उसको पता चलता है कि गलती कहाँ हो गई। तो बचपन पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो किसी भी देश का विकास बचपना से होता है। अगर बचपन ही आपका ठीक नहीं है, बीज ही ठीक नहीं है, तो पौधा कहाँ से ठीक होगा? तो मुझे लगता है कि हम सबके जीवन में आज ये सोचने का सब्जेक्ट है कि हम बचपन के साथ क्या कर रहे हैं। सर, एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल मतलब बच्चे को भारत के अंदर 12-12 घंटे तक पढ़ाया जाता है। एक सप्ताह के अंदर 12-12 घंटे उसको होमवर्क कराया जाता है, उससे पढ़ाया जाता है। दूसरे नंबर पर तुर्की है, जहां 9 घंटे पढ़ाया जाता है। उसके बाद चाइना है, जहां 7 घंटे है। अमेरिका है, 6 घंटे है। लेकिन प्रश्न यहाँ नहीं उठता कि कितने देशों में कितने घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्रश्न ये है कि बच्चे को पूरा इतना वक्त कैसे पढ़ाया जाता है कि 12-12 घंटे। अगर आप बताइए, 12 घंटे अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका शारीरिक विकास कैसे होगा? उसके मानसिक विकास की जो क्षति है, जो चलने का क्षमता है उसकी, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? कि आपने देखा होगा पहले जब बच्चे खेला कूदा करते थे तो उनकी फिजिकली डेवलपमेंट अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आजकल वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, वो मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं। तो सर, ये क्या है कि इतना प्रेशर क्यों बन रहा है, कि भारत पे इतना प्रेशर क्यों है? और देशों के मुकाबले यहाँ पर इतना प्रेशर है कि 12-12 घंटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसा ये सही है या नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जैसे आपको कहा, जिन भी अपने देशों का नाम लिया, चाहे भारत हो, चाहे तुर्की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे स्लोवाकिया हो, चाहे पोलैंड हो, ये 5-6 मेन देश है जहाँ पर बच्चों के ऊपर थोड़ा बहुत टाइम एक्सपेंड किया जाता है। हैरानी भी इस बात की है कि भारत 135 करोड़ का देश है, सबसे ज़्यादा पढ़ाई वहीं पर हो रही है। एक दूसरा रीजन भी है कंपटीशन, बेरोजगारी, और हमारे को एडॉप्ट करना बाहरी व्यवस्था को। मैं कई बार टेलीविज़न में ऐड देखता हूँ, आजकल कई लोगों का देखता हूँ, अब वो 2री-3री क्लास के बच्चे को सिखाते कोडिंग सीखो। मुझे हैरानी इस बात का है कि हम इतना सब कुछ सिखा तो रहे हैं, फिर हमारे घर में आइंस्टीन और पाइथागोरस और आर्यभट्ट जैसे लोग पैदा होने चाहिए। भारत में आविष्कार के नाम पर 0/0 है। आपको एक कोई चीज लेकर भी आनी है तो विदेश से लेकर आनी है, और सबसे ज्यादा बचपन में पढ़ाई भी भारत में हो रही है। फिर ये प्रॉब्लम पढ़ाई जा कहां रही है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, जहाँ की राजधानी वियना साइड में आप जाएंगे तो वहाँ पर औसत जो पढ़ाई की उम्र है बच्चों की, वो 9 साल की है। मतलब 8 से 9 साल के बाद ही बच्चे को वो एजुकेशंस में भेजते हैं, स्कूलिंग, जो मॉडर्न स्कूल्स की थेरेपी है।
हैरानी की बात है कि इस देश, पूरे विश्व का ऑस्ट्रिया एकमात्र देश है जहाँ पर हर 2 साल में उनको नोबेल प्राइज़ में कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे वो साइंस में हो, चाहे दर्शन शास्त्र में हो, चाहे मैथमेटिक्स में। एक छोटा सा देश, लेकिन वो 9 साल में अपनी स्कूलिंग शुरू करते हैं। यहाँ स्कूलिंग शुरू हो रही है 2 साल की उम्र में, बचपन में प्ले स्कूल, पता नहीं क्या क्या अदर दुनिया भर की चीज़ें। तो अब हम उससे भी ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं कि हम गलती फिर भी कहाँ कर रहे हैं। आपका बच्चा पैदा हुआ, आप पहले दिमाग में एक चीज़ बैठा के चले हो, इसको तो मुझे IIM भेजना, IIT भेजना है। आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा है कि भाई बड़ा होकर क्या करेगा ये। मुझे मानना है कि जो मैंने बार बार कहता हूँ, पढ़ने से ज़्यादा है बच्चे को सीखना। अगर बच्चा सिर्फ सीखे तो उसको उसमें मज़ा आएगा, आनंद आएगा। हम पहले सीखते कैसे थे? पहले कबड्डी खेलते थे, तो कबड्डी में 12 लोग होते थे, तो बच्चे की बौद्धिक विकास क्या होती थी कि उसकी सांस, उसकी जो श्वास की नली होती है वो पहले ही बचपन में ही खुल जाती थी, ताकि उसको अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो। उसको गिनती गिनने का, जैसे 1 2 3 4 का एक जो अनुभव होता था बहुत तेज होता था, क्योंकि बच्चा एक ही फ्लो में बोलता था। इस छोटी छोटी टेक्निक्स थे हमारे पुरातनत्व सनातन धर्म का, वो सब कुछ खत्म हो गया। उसकी जगह पर डिजिटल ज़माना हो गया। हम कहते हैं हमारा बच्चा DPS में पढ़े, हम कहते हैं हमारा बच्चा बड़े से बड़े मॉडर्न स्कूल्स में पढ़े। उसका इम्पैक्ट क्या है ये बताओ किसी ने। तो उसका इम्पैक्ट ये है कि बचपना में मोटे मोटे चश्मे लग गए। बच्चा 10 साल का होते ही माँ बाप को गाली देना शुरू करता है, और 18-20 साल के आने के बाद कहता है कि मम्मी पापा मुझे अलग करो। अब मम्मी पापा कहते हैं यार ये क्या हुआ, हम तो इसको पढ़ा रहे थे इसके अच्छे के लिए। उसके बाद वो मम्मी पापा हो जाते हैं 40-50 साल के, फिर उनके आंसू शुरू हो जाते हैं। अब क्या करें, बुढ़ापे में तो कोई सेवा नहीं कर रहा। तो जो मैंने बात पहले बताया कि जो बीज आपने बोया है वही एक दिन फल देगा। और आपने बीज तो बोया है फ्रस्ट्रेशंस का, आपने बीज बोया है ओवरलोड का। तो जब वो बड़ा हो रहा है तो आपको कहता कि एक काम करो, महीने के 10,000 रुपया लो और वृद्धाश्रम में जाके रह लो। यही आज की हकीकत है, और मैं कहूँगा यही बचपन का क्या है इफ़ेक्ट है। जो बचपन का पेड़ बन रहा है ना, ये उसका आप फल खा रहे हो। तो फिर रो क्यों रहे हो? मैं पूरे भारत से एक ही बात कहता हूँ, बच्चे को पढ़ाओ मत, बच्चे को सिखाओ। बच्चा सीखेगा, बच्चा बढ़ेगा, और बच्चा पढ़ेगा तो बच्चे का विनाश कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मत पढ़ाओ, लेकिन आप उसको वो पढ़ाओ जो वो सीखना चाहता है। अब भारत के प्रधानमंत्री रोज चिल्ला रहे हैं स्किल करो, स्किल करो, स्किल करो। वो स्किल क्या है? वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। स्किल ये है कि अगर मुझे कोई चीज़ बना नहीं आ रहा है तो मैं बचपन से उसकी प्रैक्टिस करूं, तो शायद मैं बड़ा होते होते बेहतर तरीके से कर पाऊं। तो मुझे लगता है कि बचपने को हमने कई शब्दों में मारा है। सिर्फ ये मारा नहीं है कि हमने उसको सिर्फ पढ़ाई के बोझ से मारा है, हमने उसकी अपने सोच से मारा है, हमने उसको अपने लोभ से मारा है, हमने उसकी अपने गलत नीतियों से मारा है। बच्चे को कई तरह से हमने चोट पहुंचाई, सिर्फ एक चोट नहीं। तो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को हम सब की बातों को सुन के कम से कम समझना चाहिए कि बच्चे को हम आज़ाद करें, और जब बच्चा आज़ाद होगा तो पतंग की तरह उड़ेगा। यस डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी इतनी अच्छी बात की कि बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए। एक केस स्टडी से पता चला कि कोटा में पढ़ने वाला एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके पापा की प्रेशर था कि आप इंजीनियरिंग करो, जबकि वो करना कुछ और चाहता था। लेकिन वो इतना पढ़ने में अच्छा था तो इतना मेंटली डिप्रेस्ड हो गया, उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। और सुसाइड अटैम्प्ट करने से पहले उसने एक लेटर लिखा अपने पिता के नाम, जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि पिताजी मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया हूँ। और अपने भाई को बताया कि अब मेरा जो भाई है वो आपकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेगा, मुझे आप माफ़ करिएगा। लेकिन सर ये जो बात है कि हमने इतना ज़्यादा बच्चे पे इतना प्रेशराइज़ कर दिया, क्योंकि पहले बच्चे पेरेंट्स हैं वो किसी रीज़न की वजह से अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, किसी रीज़न की वजह से वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों से अपना सपना जियाएं। लेकिन ये किसी हद तक सही नहीं है। और सर डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि फ़ॉरेन, आप तो फ़ॉरेन में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है,
तो आपने जैसे फ़ॉरेन में पढ़ाई लिखाई की है, तो उस बिहाफ पे लोग यहाँ के भारत के हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाना पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फ़ॉरेन में और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ की अपब्रिंगिंग में और यहाँ पे क्या डिफरेंस? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक चीज़ की हम मिथ्या को तोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे देशों में रहा हूँ, वहीं से मेरी एजुकेशंस हुई हैं, तो लोगों को लगता है कि फ़ॉरेन में जाके कुछ में हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे देश में ठंड पड़ रहा है और मैं एसी चला के सोऊं तो शायद मेरे से मूर्ख कोई नहीं होगा। फॉरेन की एजुकेशन स्टाइल, वहाँ की इन्वायरमेंट स्टाइल, वहाँ की लिविंग स्टाइल तीनों डिफरेंट है। यहाँ पर वो माहौल कभी आपको नहीं मिलता है। तो आपको, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आज दिल्ली में बैठा हूँ, तो यहाँ पर फॉग चल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं लाइट के उजाले में चलना पसंद करूँगा कि मुझे चीज़ें दिखे। बाहर फॉग नहीं है तो वो लाइट लेकर घूमेगा तो लोग उसको मूर्ख कहेंगे। सेम कहानी हमारी मॉडर्न स्टाइल की इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशंस में है। बाहर के देशों में क्या होता है कि जैसे बच्चा 7 साल 6 साल का हुआ, उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिसको हम लोग भारत में तो शायद भूल ही गए हैं, क्योंकि पहले ये होता था गुरुकुल परंपरा में कि बच्चे को साल 2 साल तक 40-50 बच्चों के बीच में रखा जाता था। ठीक, हमारे परंपरा में थी पहले। ये परंपरा बाहर के देशों ने अडॉप्ट किया। वहाँ पर उसी स्कूल्स को उन्होंने नाम दिया है मॉडर्न चाइल्ड डेवलपमेंट बैंक के नाम से। अब वो मॉडर्न चाइल्ड डेवलपमेंट जो बैंक हैं वो क्या करते हैं कि 5 साल 6 साल के जो बच्चे हैं उनको 40-50 बच्चों को एक जगह पर रखा जाता है। रोज़ बच्चा सुबह 9 बजे आएगा, 6 बजे जाएगा। बच्चे को कुछ नहीं समझाया जाता है। बच्चे को कहा जाता है, बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें रखी जाती हैं और बच्चे को कहा जाता है कि तुम खेलो कूदो, जो करना है करो, और कोई काम नहीं है उनके पास। बच्चा सुबह 9 बजे आता है और 6 बजे चला जाता है। वो लोग बैठ के उसको मॉनिटरिंग करते, उसको वॉच करते कि बच्चा फुटबॉल पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चा क्रिकेट पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चा गाड़ी बनाने पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चा कैरम बॉल खेलने पे ज़्यादा ले रहा है, बच्चा दौड़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। फिर उसके 2 साल के बाद जब वो मॉडर्न चिल्ड्रन बैंक से वापस आता है, फिर उसके पास पूरी की पूरी उसकी सिनेरियो होती है कि आपका बच्चे का ये इंटरेस्ट है। अब बच्चे को, अब आपको कुछ उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसी के आधार पर बच्चे को आगे पुशअप करते रहना है और वो बच्चा कामयाब हो जाता है। भारत में ठीक उल्टा है। हम मॉडर्न चिल्ड्रन बैंक तो छोड़िए, हम बच्चे को ये भी नहीं पूछते कि बता तुझे बनना क्या है, तो आप बेड़ा गर्क तो करेंगे ही करेंगे ना। वही भारत का बेड़ा गर्क हो रहा है। एक ढंग का एक फुटबॉलर तो हम देश में पैदा नहीं कर पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कोई पूछे इस मॉडर्न थेरेपी इंडेक्स से जो लोग बनाते हैं हर साल कि ऐसा क्या बात है कि 135 करोड़ में ना एक आप धावक पैदा कर पा रहे हो, ना एक फुटबॉलर पैदा कर पा रहे हो, ना एक कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पैदा कर पा रहे हो। क्रिकेट को छोड़ दें तो कहानी 0/0 है और हम जोर जोर चिल्ला रहे हैं बच्चा बढ़ाओ, बच्चा पढ़ाओ, बच्चा पढ़ाओ। अरे पढ़ाओ क्या, उसको सिखाओ। ये बहुत ज़रूरी है, उसको सिखाओ कि वो क्या करना चाहता है। और ये जब तक थेरेपी चेंज नहीं होगी, इसलिए मैं सरकार को भी ये सुझाव दे रहा हूँ और मैंने दिया भी है कि क्यों ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में मॉडर्न चिल्ड्रन बैंक की स्थापना की जाए। बजाय स्कूल के 100 स्कूल से अच्छा है कि एक मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल रखा जाए और उसमें 10 अच्छे क्लास के टीचर को, अभिभावक को रखा जाए और सिर्फ 2 साल बच्चों को सिर्फ उसमें घूमने दिया जाए और फिर उसको टेस्ट किया जाए कि बच्चा किस काबिल बनना चाहता है। सारे दूध के दूध पानी के पानी हो जाएंगे। परिवार भी ठीक, अभिभावक भी ठीक, माँ बाप भी ठीक, सरकारों को भी बोझ नहीं। अब हम यहाँ देखिए, बड़ी मजेदार बात है। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा, हम 12वीं क्लास पास करने के बाद ये रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। और बाहर के देशों में 7 साल के लड़के को ये पता है मुझे क्या करना है। तो आपने कितने साल उसको पीछे लेकर गए हो और आप उम्मीद कर रहे हो मेरा बच्चा उसान बोल्ट बन जाए, रोनाल्डो बन जाए। और कहां से बनेगा भाई, तूने तो उसको मौका ही नहीं दिया बनने को। और वो बेचारा 12वीं क्लास कितने साल की उम्र में बच्चा पास करता है, 17-18 साल। अब 18 साल में कोई यूसेन बोल्ट तो नहीं बन सकता, उसके लिए तैयारी 8 साल की उम्र से करनी पड़ेगी। तो आपने तो खा गए उसके बचपन, उसके सपने खा गए, उसकी उम्मीदें खा गए।
ये बेसिक फ़र्क है बाहर के देशों में और भारत में। तो मेरा तो सलाह सरकार से यही है कि भाई मॉडर्न चाइल्ड डेवलपमेंट बैंक बनाओ हर डिस्ट्रिक्ट में, और जितने भी 3 साल से और 7 साल की उम्र के बच्चे हैं सबको भेजो उसमें। देखो तो सही बच्चे का रिजल्ट कैसा आता है। लेकिन नहीं, फिर वो प्राइवेट स्कूल वाले कहाँ जाएंगे, फिर वो प्ले स्कूल वाले कहाँ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ प्ले स्कूल में भी भेजो, लेकिन प्ले स्कूल में यही सिखाया जाता है, बोलो A, B, 1, 2, और घर पे आके बच्चे को माँ बाप बड़े शौक से बोलते हैं, अरे देखिए ना आचार्य जी मेरा बच्चा 1, 2 पढ़ रहा है। अरे उस 1, 2 पढ़ के क्या कर लेगा। ये बचपन को मारना है, तो इससे हमें बाहर निकलना। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि ये जो लाइफ है आजकल बच्चों की, वो काफ़ी बिजी होती जा रही है। सुबह सुबह बच्चा 5, 5:30 उठता है, उसके बाद उसकी इतना शेड्यूल्ड है, पूरा उसका शेड्यूल्ड लाइफ के अंदर उसका वक्त ही नहीं मिल पा रहा है कि वो बाहर जाके खेले या उसके शारीरिक विकास के अंदर कुछ भी एक्सरसाइजेज में ध्यान दे या किसी भी चीज़ में, क्योंकि बच्चा बाहर जा रहा है, पढ़ रहा है, उसके बाद फिर आ रहा है, फिर ट्यूशन का टाइम निकल रहा है, उसके बाद बहुत सारे होते हैं, और बच्चा आके थक के ना इस कदर सो जाता है कि उसको ये भी नहीं पता होता कि मुझे खाना है, पीना है, कहाँ पढ़ा हूँ मैं, कहाँ नहीं। तो सर, इस शेड्यूल्ड लाइफ में वो वक्त कहाँ से निकालें, कैसे वो वक्त निकालें जिसमें बच्चा खुद एक्सरसाइज कर सके या कुछ भी बाहर की फील्ड एक्टिविटीज़ के अंदर अपना पार्ट कर सके, जिससे पेरेंट्स उसको इन्वॉल्व रख सकें, जिससे बच्चा फिजिकली एक्टिव हो सके, माइंडली डिप्रेशन से बचे। देखिए, इसका कोई जादू वाला सिस्टम नहीं है कि कोई छड़ी घुमाएगा और ये सब चीज़ ठीक हो जाएंगे। उसके लिए 2 काम करना पड़ेगा। पहला तो जो माता पिता हैं उनको सोचना पड़ेगा, और दूसरा काम सरकारों को सोचना पड़ेगा। सरकार एक नियम बना दे, गाइडलाइन जारी कर दे कि 12 साल या 13 साल तक बच्चे को कोई टेस्ट नहीं देना है। यहाँ तो प्रॉब्लम क्या है कि आप दूसरी क्लास के बच्चे को एडमिशन कराने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पहले उसको टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर पास होगा तो उसका एडमिशन होगा। तो पहला काम तो आपने वहीं पर बेड़ा गर्क कर दिया उसका। अब डिजिटली कितना साउंड ज़रूरत है, मैं कहता हूँ हर चीज़ का अपना अहमियत है। डिजिटली भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि वर्चुअल चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, जितना कि ऑफलाइन चीज़ें स्ट्रॉन्ग है। समस्या सिर्फ कहाँ है कि एक छोटा सा बच्चा 10 साल का है और उसको आप बोलें कार चला, वो एक्सीडेंट ही करेगा, खुद तो मरेगा, 10 को लेके मरेगा। सेम कहानी डिजिटल के साथ हो रहा है। डिजिटल की ज़रूरत बचपन में नहीं है, डिजिटल की ज़रूरत जब आपका दिमाग डिजिटल बन जाए तब ज़रूरत है। तो अब तो आप फैशन के चक्कर में 5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिए हो, तो बचपना तो मोबाइल में आ गया। पहले बचपना पेड़ों, पौधे, नदियों, तालाबों, पोखरें, गड्ढों के साथ गुजरता था, वो सब खत्म कर दी। तो आपने 2 काम किया है। पहला काम, बच्चे की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। 40 साल की उम्र में जाके वो डायबिटीज़ का मरीज हो जाता है, कैंसर हो जाती है, अस्थमा हो जाता है या कुछ और बीमारी। दूसरा काम, आपने एक काम और बढ़िया किया है हमारे नए जनरेशन्स वालों ने, कि बच्चे की जो बौद्धिक विकास है उससे एक ही विकास को समझता है, खुद का विकास। जो मोदी जी का नारा ना, सबका साथ सबका विकास, वो तो बहुत पहले हमने मार दिया है बचपन के साथ। तो मुझे लगता है कि सबका साथ सबका विकास ये बचपना पे भी लागू होता है। और ये जो हमारे माँ बाप हैं भारत के, जितने भी आजकल के कहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, इनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई लिखाई को एक तरफ पीछे करके और बच्चे को बड़ा होने देना है। बस इतना सा काम करना है। ठीक है, वो किसी से रेस में पीछे नहीं हटने वाला है। वो जिस दिन वो बौद्धिक विकास कर लेगा, वो डिजिटल को यूँ चुटकियों में काम कर लेगा। लेकिन जब बौद्धिक विकास नहीं करेगा तो बेड़ा गर्क तो कर ही लेगा। तो माँ बाप का भी बेड़ा गर्क करेगा, अपना भी करेगा। तो देखा आपने, गुरुजी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि जिसकी वजह से बच्चे अपनी शारीरिक और मानसिक विकास कर सकते हैं। हमको देखना होगा कि हमारे बच्चों को हमें किस तरीके से, किस डायरेक्शन में भेजना है, उनको कैसे उनका शारीरिक विकास कराना है और उनको कैसे डिप्रेशन से दूर रखना है, उन पर कैसे प्रेशर नहीं बनाना है। एक अभिभावक के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों के बचपन का ख्याल रखें, उनका बचपन बर्बाद ना होने दें। इसी सीख के साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।